हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। और इसमें पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन डिफाइन करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होते हैं, और टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेशन देखेंगे, हाइट मैक्सिमम कितना रहता है उनको कैलकुलेट करेंगे, और रेंज वगैरह कैलकुलेट करना इसमें हम सीखने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन होते क्या हैं। तो मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, इनको थ्रो किया गया, ठीक है ना, किसी वेलोसिटी से थ्रो किया गया, और इनका मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है ना। और इनके बीच में जो ये एंगल है, जो इनिशियल एंगल है, वो 0 या 180 नहीं है, मींस पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है। पैरेलल और एंटी पैरेलल अगर होंगे तब ये रेक्टिलिनियर मोशन बना देंगे, ठीक है ना। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल छोड़कर बाकी कोई भी एंगल हो सकते हैं ये, ठीक है ना। तो पाथ जो है प्रोजेक्टाइल रहेगा, और इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे हम, ठीक है ना। ये एक पैराबोला पाथ पर जाएंगे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव कर लेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वाले टॉपिक में। ये पैराबोला कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। अभी के लिए हम इतना मान के चल रहे हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में जो एंगल रहेगा वो 0 और 180 डिग्री ना हो, बाकी कोई भी एंगल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पाथ कैसा रहेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज कांस्टेंट होना चाहिए एक्सेलरेशन, और इनिशियल में कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए। इनके बीच में जो ये एंगल रहेगा 0 और 180 नहीं रहेगा, मींस पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं रहेंगे। तो मोशन कैसा रहेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। वही यहां लिखा जा रहा है, मोशन फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट विच हैज इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल, ठीक है ना। किसी एंगल पर रहेंगे और ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, विथ सम एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो मोशन कैसा रहेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगा, ठीक है। तो ये लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्रेविटी से भी प्रोवाइड होता है, ठीक है ना। जब हम नियर द अर्थ सरफेस रहते हैं तो जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, जो फोर्स ग्रेविटी का रहता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट फोर्स जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन कॉज करता है। इस वजह से मोशन अंडर ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस जो रहेंगे वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि नियर द अर्थ सरफेस फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो मोशन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, ठीक है ना। और भी तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकते हैं, 12th में देखेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, उसके कारण एक चार्ज पार्टिकल पर कांस्टेंट फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा वो, ठीक है ना। तो वहां भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। लेकिन अभी जो है 11th क्लास में हम केवल ग्रेविटी को ही मेनली देखने वाले हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं। ऑल बॉडीज इन एटमॉस्फियर नॉट परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन सच एज फेदर, बर्ड, ठीक है ना। फेदर वगैरह में एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। जैसे पंख वगैरह अगर हम ड्रॉप करें, ठीक है ना, पंख जब ड्रॉप करेंगे तो वहां पर, या पंख थ्रो करें हम किसी एंगल पर, ठीक है ना, तो वहां पर वो फेदर वगैरह जो पंख होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। उनके वेट के कंपैरिजन में जो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है वो काफी अच्छा खासा रहेगा, ठीक है ना। या फिर बर्ड वगैरह, या जिनका सेल्फ पावर रहेगा जिनके पास, वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करेंगे। जैसे मिसाइल वगैरह है, ठीक है ना, जो सेल्फ पावर है उसमें, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। डेड मिसाइल प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, लेकिन लाइव जो रहेंगे वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करेंगे। प्लेन वगैरह प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करेंगे, एरोप्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करेगा, ठीक है ना। जिनके पास सेल्फ पावर रहेगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करेंगे। जिस पर केवल ग्रेविटी का फोर्स लग रहा हो, ठीक है ना, केवल ग्रेविटी का फोर्स लग रहा हो और एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे अगर थ्रो किए गए किसी एंगल पर, ठीक है ना, एयर में। एजम्पशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो पहला एजम्पशन यही है कि नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, एयर ड्रैग, ठीक है ना। एयर ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस को ही एयर ड्रैग बोला जाता है, ठीक है ना। तो इनको नेग्लेक्ट करना है, ठीक है ना, ये नेग्लेक्ट होने चाहिए, बहुत कम होने चाहिए तो, ठीक है। कर्वेचर ऑफ अर्थ एंड रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का रोटेशन वगैरह भी, ठीक है ना, इंपैक्ट डालता है। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ भी जो है हम मान के चलेंगे
कि अर्थ फ्लैट सरफेस है, हम मान के चल रहे हैं अभी के लिए, जैसे यहां से पत्थर जब थ्रो करेंगे हम, ठीक है ना, तो हम मान के चलेंगे कि अर्थ का सरफेस जो है फ्लैट सरफेस है, मतलब ये फ्यू किलोमीटर ही होगा, ठीक है ना, फ्यू किलोमीटर के अंदर ही रेंज रहेगा, उसका रेंज जो है फ्यू किलोमीटर में ही रहेगा, ठीक है ना, ये नहीं कि 2000 किलोमीटर है ये, ठीक है ना, फिर तो ये कर्वेचर आ जाएगा, अर्थ के जो सरफेस है इसका कर्वेचर आ जाएगा और वहां वो मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना, तो इसलिए कर्वेचर वगैरह नेग्लेक्ट मान के चल रहे हैं हम, ठीक है ना, रोटेशन वगैरह नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं हम, ठीक है। और एल्टीट्यूड इज स्मॉल, स्मॉल एल्टीट्यूड पर है क्योंकि अर्थ के जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ग्रेविटी जो है चेंज होता है, तो ग्रेविटी चेंज होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होता है, जिसके कारण एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है, जो 9.8 पढ़ा है हमने, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही चेंज हो जाता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हाइट पर चले जाएंगे तो 8 हो जाएगा, और हाइट पर जाएंगे 7 हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो चेंज हो जाता है, तो हम लेस एल्टीट्यूड पर रहेंगे, ठीक है ना, एल्टीट्यूड इज स्मॉल एनफ फॉर विच जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना, तो स्मॉल एनफ का मतलब हुआ फ्यू किलोमीटर में ही हम बात कर रहे हैं, 100 पर नहीं जा रहे हैं हम, फ्यू किलोमीटर में ही रहेंगे हम, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके देखेंगे, तो पहले देख रहे हैं हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन हमने डिफाइन कर लिया है, प्रोजेक्टाइल मोशन कब रहेगा, जब कांस्टेंट फोर्स और इनिशियल वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 और 180 ना हो, बाकी कोई भी एंगल हो, तो वहां पर मोशन क्या रहेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगा, ठीक है। अब ध्यान देखना, मान लो यहां पर एक पत्थर है, ठीक है ना, यहां पर एक पत्थर है या कोई बॉल है, इसको यहां से थ्रो किया गया यू वेलोसिटी से, हॉरिजेंटल के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, इनको थ्रो किया गया है, ठीक है, तो यहां पर इसके पास हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी होगी, तो इनका कंपोनेंट हॉरिजेंटल में देखेंगे तो यू कॉस थीटा रहेगा, ठीक है ना, वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी होगी, अगर हम बात करें वर्टिकल में कितनी होगी, तो यू साइन थीटा रहेगा वर्टिकल वेलोसिटी, और हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या रहेगा, यू कॉस थीटा, ठीक है ना, वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा, हॉरिजेंटल यू कॉस थीटा रहेगा, और ये कुछ इस पाथ पर जाते हैं, हमको समझ में आता है जब पत्थर थ्रो करते हैं किसी एंगल पर, मान लो 45-30 डिग्री वगैरह थ्रो करेंगे, ठीक है ना, तो ऐसे पाथ पर जाएंगे, हमको समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम देखने वाले हैं केवल ग्राउंड टू ग्राउंड अभी के लिए, ठीक है ना, ये मैक्सिमम हाइट कहलाता है, अभी थोड़ी देर में कैलकुलेट करेंगे, इसको एच मैक्स बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट इसको बोलते हैं, ये वाली जो डिस्टेंस होती है, जो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है, जो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम रेंज, ठीक है, इनको रेंज बोलते हैं, ठीक है ना, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को रेंज बोला जाएगा, और यहां से यहां तक जो टाइम लगा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। तो अब हमें तीनों चीजें कैलकुलेट करना है कि रेंज कितना है, मैक्सिमम हाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ठीक है ना, इनको एक एक करके कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। तो यहां पर जब पत्थर चल रहा है, जब यहां पर पत्थर चल रहा है, तो अगर केयरफुल होकर देखें हम ध्यान से, तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पर इसके पास कुछ हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगा, कुछ वर्टिकल वेलोसिटी होगा, ठीक है ना। अच्छा, यहां जब पत्थर आ गया है किसी हाइट पर, किसी एक्स कोऑर्डिनेट, कुछ इनका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना, जब यहां पर ये बॉल या स्टोन या पत्थर जो भी है ये आ गया है, ये ऑब्जेक्ट, इनके पास कुछ हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, कुछ वर्टिकल वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा, इन पर फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है ना, इन पर फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इनका एक्सेलरेशन किधर होगा, केवल और केवल वर्टिकल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा और जी होगा, ठीक है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन पर एक्सेलरेशन लग रहा है या फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, जी लग रहा है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है, 0, ठीक है ना। हम ये बोल सकते हैं ये यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना था, यू कॉस थीटा, हम ये बोल सकते हैं, और एक्सेलरेशन क्या है एक्स डायरेक्शन में, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या है, तो 0 है, तो जब एक्सेलरेशन 0 है और इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो किसी भी मोमेंट पर अगर हमें वेलोसिटी निकालना है v, किसी भी मोमेंट पर वेलोसिटी निकालना है vx, ठीक है ना, जो कि ये vx है, तो vx कितना हो जाएगा, vx ux के बराबर ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है इसमें, तो vx की वैल्यू कितना रहेगा, u cos थीटा ही रहेगा, u cos थीटा, हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से पत्थर चलेगा, ठीक है ना, हॉरिजेंटल में, हॉरिजेंटल मोशन अगर स्टडी करेंगे
तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ये चलते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल वेलोसिटी अगर हमसे पूछा जाए कि वी वाई कितना है, वर्टिकल वेलोसिटी पूछा जाए कि वी वाई कितना है, तब कितना रहेगा? तो ध्यान से देखना, यहां इस पर्टिकुलर मोमेंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? तो ये इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, तो अपवर्ड को हमने बोला पॉजिटिव, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? माइनस जी, ठीक है ना। एक्सेलरेशन क्या रहेगा? माइनस जी, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ वाई, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं यू वाई, ठीक है ना, प्लस ए वाई टी। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से अगर लिखें तो यहां पर लिखा जा सकता है यू साइन थीटा, ठीक है, प्लस माइनस रहेगा जी टी। ये हो जाएगा वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। ये हो जाएंगे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन का, ये किसी भी मोमेंट पर वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन के, ठीक है ना। और वाई डायरेक्शन में अगर हम बात करें वेलोसिटी, तो कितना रहेगा? यू साइन थीटा माइनस जी टी रहेगा। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करेगी और यहां पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर u cos थीटा ही केवल रहेगा वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिनिमम स्पीड अगर हम बात करें कि मिनिमम स्पीड अगर हम बात करें कहां पर अकर होगा पूरे मोशन में, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम स्पीड, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगा, क्योंकि स्पीड सबसे कम रहेगी, ठीक है ना। हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो हर बार वही है हॉरिजेंटल वाले, और वर्टिकल वाले यहां जाकर जीरो हो गए, तो वर्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर जीरो हो गया, इसका मतलब जो हॉरिजेंटल है वही मिनिमम रहेगा, ठीक है ना। तो मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट पर अकर होगा और कितना रहेगा? u cos थीटा रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, जो भी ये मोशन हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का, जो मोशन होगा, तो ये मोशन है एक हॉरिजेंटल में यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, ध्यान सुनना, हॉरिजेंटल में यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है और वर्टिकल में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। इनके कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें, इनको कंबाइन जब करेंगे तो ये नेट प्रोजेक्टाइल चल रहा है, ठीक है ना। वही यहां लिखा गया हियर, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल इज टेकन एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन अलोंग एक्स एंड वाई, ठीक है ना। दो इंडिपेंडेंट मोशन है, एक्स के अलग हैं, वाई के अलग हैं, और इनका कॉम्बिनेशन होल प्रोजेक्टाइल है, ठीक है ना। और वाई डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है, इसको इतना लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब हम आगे चल रहे हैं। तो वैसे तो यहां लिख लिया था हमने, ठीक है ना, उसी में अगर कहीं जगह हो तो आप ये लिख लेना अच्छे से, ठीक है ना। फॉर एक्स डायरेक्शन मोशन, ठीक है ना, यू एक्स इज इक्वल टू दिस, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। और अगर हम बात करें वी एक्स, तो वी एक्स कॉन्स्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और फॉर वाई डायरेक्शन मोशन अगर हम बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी ये था, वाई में एक्सेलरेशन माइनस जी है, ठीक है ना। v इतना हो जाएगा u प्लस ए टी से, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग y है, ठीक है ना। चाहे तो एक पॉइंट लिख लें, मिनिमम स्पीड अकर एट टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है ना, मिनिमम स्पीड अकर एट u मिनिमम अगर हम बात करें या v मिनिमम की बात करें तो u cos थीटा एट टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हमें चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए केवल हम वर्टिकल मोशन स्टडी कर रहे हैं, बस टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए केवल वर्टिकल मोशन स्टडी कर रहे हैं बस हम, ठीक है ना। दो इंडिपेंडेंट मोशन है, एक्स का मोशन, एक्स का जो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जीरो, वो वाई के डायरेक्शन, ये मोशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और वाई के डायरेक्शन का एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन के मोशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, ठीक है ना। दोनों इंडिपेंडेंट मोशन है एक तरह से, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी ये है, एक तरह से ऐसा हो गया कि एक पत्थर को वर्टिकल डायरेक्शन में यू साइन थीटा से थ्रो किया गया, और वो जाएंगे और वापस आएंगे कब, कितने टाइम बाद आएंगे, तो हम बोलेंगे वाई डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो जीरो हो गया, ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, तो जीरो इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना।
तो यहां पर अगर हम t कॉमन लेकर इसमें t की वैल्यू निकालें तो एक तो जीरो आ जाएगी t की वैल्यू, या इसको उधर लेकर चले जाओ तो ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। अब ध्यान से सुनना, ये तो याद रखना ही है आपको, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये याद रखना है। इसके साथ साथ इनको हम यू वाई से भी प्रोनाउंस करेंगे, यू वाई। यू वाई का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये तो याद रखना ही है। इसके साथ साथ हमें 2u डिवाइडेड बाई जी, ये भी याद रखना है इसके साथ साथ, ठीक है ना। ये तो याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये लाइन चाहे तो ना लिखें आप, ठीक है ना, ये लाइन बुक के लिए था, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये डेरिवेशन लिख लो, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला मिल गया, ये फॉर्मूला मिल गया, पॉज करके इसको लिख लो, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए, अच्छा एक मिनट देखना ध्यान से, यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाने का टाइम कितना होगा, यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाने का टाइम कितना होगा, तो यू वाई बाई जी होगा। समझ रहे हैं ना, जैसे वहां लिखते थे यू बाई जी, एक पत्थर को यू वेलोसिटी से थ्रो किया, कितने टाइम में टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, तो यू बाई जी, और कितने टाइम में वहां पर फिर से आ जाएगा ग्राउंड पर, टू यू बाई जी। तो यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा, यू बाई जी, ठीक है ना। और यहां से फिर से यहां पूरा टोटल अगर हम देखेंगे तो टू यू बाई जी मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ये हमने लिख लिया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों, ठीक है ना, ये दिमाग में रखना है हमें। अब इधर देखना ध्यान से, जैसे मान लो यहां से पत्थर थ्रो किया गया जब, ठीक है ना, तो सेम हाइट पर ये दो बार पहुंचेंगे सेम हाइट पर, ठीक है। तो यहां से यहां तक का मान लो टाइम t1 है, ठीक है ना, और यहां से यहां तक का टाइम t2 है, ठीक है ना। t1 और t2 टाइम पर सेम हाइट पर पत्थर दिखे हमें, ठीक है ना, t1 और t2 टाइम पर सेम हाइट पर पत्थर दिखे हमें, ठीक है। यहां से यहां तक का t1, यहां से यहां तक का t2, या फिर अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी ये वर्टिकल वाला ही केवल स्टडी करें, ठीक है ना, तो वर्टिकल वाला केवल स्टडी करेंगे तो ध्यान से देखना, यहां से यहां तक का टाइम t1 है, और यहां से जाने का यहां तक का टाइम कितना है, t2 है। अब केयरफुल होकर देखना, यहां से यहां t1 है तो ये भी तो t1 है, यहां से यहां जो बच रहा है ये भी तो t1 है, ठीक है ना। ये देखा था हमने, ये मोशन अंडर ग्रेविटी वाले में, पिछले में रेक्टिलिनियर में देखा था हमने कि यहां से यहां जो टाइम रहेगा वही टाइम यहां से यहां रहेगा, यहां से यहां जो टाइम रहेगा वही टाइम यहां से यहां रहेगा, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक का टाइम है t1, ये भी रहेगा। इसका मतलब ये हुआ t1 प्लस t2 इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा, ध्यान रखना, t1 प्लस t2 टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर रहेगा, वो चाहे, ठीक है ना, रेक्टिलिनियर मोशन हो, वर्टिकल मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, या प्रोजेक्टाइल मोशन हो, दोनों केस में ये फॉर्मूला करेक्ट रहेगा, ठीक है ना, दोनों केस में ये फॉर्मूला करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। सेम हाइट पर अगर दो टाइम पर पार्टिकल दिख रहे हैं t1 t2 पर, तो t1 t2 का सम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर रहेगा। इसको भी बना लो, इनके लिए भी और इनके लिए भी, दोनों के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम, ये वही है। अब हम देखेंगे मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। हमें देखना है प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम हाइट, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, केवल वर्टिकल मोशन स्टडी करेंगे, उसी से बता देंगे मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। तो वर्टिकल मोशन अगर स्टडी करें हम, ठीक है ना, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना हो जा रहा है वाई में, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी वाई में कितना हो जा रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, जीरो। और थर्ड इक्वेशन अगर यूज करें तो v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2a y, और डिस्प्लेसमेंट इन y लिख लेंगे यहां पर, जो भी है h, ठीक है। तो ए वाई की वैल्यू कितना है, माइनस जी है, ठीक है ना, माइनस जी है। तो यहां पर h इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो यू स्क्वायर बाई 2g जैसा फॉर्मूला ये है, ठीक है ना, यू स्क्वायर बाई 2g जैसा फॉर्मूला है, और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g ये भी फॉर्मूला है। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है एज इट इज,
ठीक है ना। तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप ये लिखो मैक्सिमम हाइट, वो डायग्राम बनाओ और ये डेरिवेशन लिख लो। मेन तो ये फॉर्मूला हमें दोनों याद होना चाहिए, ठीक है ना। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g या फिर यू वाई स्क्वायर बाई 2g, दोनों याद होना चाहिए हमें। ये नहीं कि आप एक लिख रहे हो और वहां पर सोच रहे हो कि डिराइव करके लिख लेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है, दोनों हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। तो ये दो फॉर्मूले मिल गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रेंज। जब प्रोजेक्टाइल यहां से थ्रो किया गया, ठीक है ना, जब प्रोजेक्टाइल यहां से थ्रो किए गए हैं, ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां गया, तो इनका हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट था, हॉरिजेंटल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट था, ठीक है ना। तो किसी भी मोमेंट पर इसका अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, किसी भी मोमेंट पर हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम बोलेंगे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू टी कर देंगे, मिल जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू वाई यू एक्स इंटू टी। तो यहां पर इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट अगर जीरो है, तो किसी भी मोमेंट पर एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है तो हम बोलेंगे यू कॉस थीटा इंटू टी लिख दो। ये हमको समझ में आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा, हमें चाहिए रेंज, टोटल रेंज। तो टोटल रेंज के लिए हम लिख सकते हैं यू एक्स मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज का एक फॉर्मूला तो ये है, ठीक है ना, जो हमें याद रखना है, रेंज का यू एक्स मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है ना, या यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टी। अच्छा अब ध्यान देखना, एक डेरिवेशन देख रहे हैं, चाहे तो आप डेरिवेशन ना लिखें, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। रेंज इज इक्वल टू यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ फ्लाइट, टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, टू यू साइन थीटा बाई जी, अभी लिखा था हमने, ठीक है ना। तो केयरफुल होकर देखना ध्यान से, टू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, टू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा क्या होता है, ये कौन सा फॉर्मूला है। तो ट्रिगो में हमने देखा था साइन टू थीटा का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहां पर रेंज इज इक्वल टू ये टू साइन थीटा और कॉस थीटा कंज्यूम कर लिया और यू मल्टीप्लाई बाई यू यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। समझ रहे हैं, ये रेंज का फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। रेंज में नीचे टू नहीं है, ध्यान रखना, हाइट में नीचे टू था और यहां पर साइन टू थीटा है और हाइट मैक्सिमम में साइन स्क्वायर थीटा था। समझ रहे हैं ना, यहां साइन टू थीटा है, बस ये दिमाग में रखना है। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना है, ये भी याद रखना है, और किसी भी मोमेंट पर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। और ये डेरिवेशन कर पा रहे हैं क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटीज चल रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, इसलिए बहुत सिंपल डेरिवेशन हमको मिल जा रहा है। तो इसको लिख लो पॉज करके, चाहे आप इसे ना लिखें, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। लेकिन डेरिवेशन आपसे 11th क्लास में पूछा जा सकता है, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ रेंज, ठीक है ना। तो उसमें ये सब सेंटेंस लिखने होंगे आपको, ये डायग्राम बनाते हुए कि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना, एक्सेलरेशन इज जीरो इन एक्स डायरेक्शन, और उसके बाद ये लिखकर फिर जो है रेंज लिख देंगे हम, ठीक है ना, ये फॉर्मूला, और उसके बाद जो है इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रेंज आ जाएगा ये हमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर तीन फॉर्मूले मिल रहे हैं हमें, ठीक है ना। एक तो ये मिल रहा है एक्स कोऑर्डिनेट का, और एक मिल रहा है ये, और एक मिल रहा है ये, तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और मिल गए हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम, रेंज थीटा और 90 माइनस थीटा पर इक्वल रहेगा। ये कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से इधर समझना। जैसे मान लो कोई भी पत्थर हमने थीटा एंगल पर थ्रो किया, तो ये रेंज मिल रहा है थीटा एंगल पर थ्रो करने पर, ठीक है ना। और 90 माइनस थीटा पर अगर थ्रो किया, 90 माइनस थीटा पर, तो रेंज ये मिलेगा, ठीक है ना, कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, ठीक है। थीटा पर ये है, 90 माइनस थीटा पर ये है। थीटा और 90 माइनस थीटा पर सेम क्यों आ रहा है, तो ध्यान से देखना। सबसे सिंपल एक न्यूमेरिक पहले चेक करते हैं, उसके बाद हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। जैसे मान लो 30 डिग्री ले लें हम इसको, ठीक है, तो रेंज कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी,
अच्छा, 90 माइनस थीटा पर अगर थ्रो करेंगे तो थीटा की वैल्यू रखो, ये 90 माइनस थीटा दे देगा 60, तो 60 डिग्री पर रेंज कितना आएगा, तो हम लिखेंगे यू स्क्वायर साइन, ठीक है ना, 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, और साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू साइन 60 के बराबर होती है, √3/2 होता है, और ये भी √3/2 है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है ना। तो थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज बराबर होते हैं, ठीक है ना। थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज बराबर रहेंगे, ये हमारे दिमाग में चलना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ध्यान देखना, क्योंकि साइन 290 माइनस थीटा अगर रखें, साइन 2 ऑफ 90 माइनस थीटा अगर रखें, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, ये 2 थीटा, और ये वाली वैल्यू दे देगा साइन 2 थीटा। तो इसका मतलब 90 माइनस थीटा और 2 थीटा, 90 माइनस थीटा और 2 थीटा पर रेंज इक्वल है, ठीक है ना। सोचो जब साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा और साइन 2 ऑफ 90 माइनस थीटा दोनों बराबर हैं, ठीक है ना, तो रेंज बराबर होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज बराबर होते हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज बराबर रहेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे 60 पर रेंज जो रहेगा वही 30 पर रहेगा, ठीक है। 20 डिग्री पर जो रेंज रहेगा वही 70 पर रहेगा, ठीक है। जैसे अगर हमसे बोला जाए π/2 पर, ये π/6 पर, ठीक है ना, जो रेंज रहेगा तो 90 माइनस दिस, ठीक है ना, इन दोनों पर रेंज इक्वल रहेगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन बना देंगे कि π/18 पर जो रेंज है वही रेंज कब इक्वल आएगा, फिर से तो थीटा और 90 माइनस थीटा π/2 माइनस π/18 कर देंगे हम, इसमें 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है ना। जैसे ही 9 से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 18 बन जाएगा, 9 माइनस 1 8 पाई डिवाइडेड बाई 18 और 4 पाई डिवाइडेड बाई 9, तो इस पर रेंज और इस पर रेंज इक्वल रहेगा, समझ रहे हैं। चलिए, अब हम आगे चलते हैं, ये हमको समझ में आ गया, थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज इक्वल रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम रेंज अगर हमें देखना है, मैक्सिमम रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला है फॉर गिवन यू, ठीक है ना, मैक्सिमम रेंज फॉर गिवन यू, ठीक है ना, फॉर गिवन स्पीड मैक्सिमम रेंज कितना हो सकता है हमें निकालना है, ठीक है। तो यू, ये रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू फिक्स है, ठीक है ना, यू फिक्स है, मतलब यू स्क्वायर फिक्स है, जी फिक्स है, इनकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, या साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है क्या, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू या साइन ऑफ समथिंग की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, साइन थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो इनकी भी वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो आर मैक्स कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। अब बात है किस एंगल पर, तो ये एंगल होना चाहिए 90, ठीक है ना, साइन 2 थीटा होना चाहिए 90, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 45, ठीक है ना, एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री या π/4, ठीक है ना, रेडियन जो है, इस पर रेंज मैक्सिमम रहेगा, ये भी दिमाग में रखना है, ये रटा हुआ होना चाहिए कि मैक्सिमम रेंज जो रहेगा यू स्क्वायर बाई जी रहेगा, यू स्क्वायर बाई जी मैक्सिमम रेंज रहेगा, ये दिमाग में रखना है हमें, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक डायग्राम बनाया गया है, ध्यान देखना पहले, ये डायग्राम केयरफुल होकर, ये अल्फा एंगल है ये, और ये 90 माइनस अल्फा है, ठीक है ना, अल्फा मान लो 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ठीक है ना, तो 60 और 30 पर रेंज बराबर होंगे, 60 और 30 पर रेंज बराबर होंगे, ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और मैक्सिमम रेंज कब अकर होगा, मैक्सिमम रेंज कब अकर होगा 45 पर, जैसे अगर हम बात करें एंगल बहुत कम है, 10 डिग्री है तो यहां आ जाएगा, 20 डिग्री करेंगे तो यहां आएगा, और एंगल बढ़ाएंगे तो यहां
45 करेंगे तो यहां आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से एंगल फर्दर बढ़ाएंगे अगर एंगल, तो रेंज कम होना स्टार्ट हो जाएगा, हाइट बढ़ता जाएगा, रेंज कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी। अच्छा, मान लो 90 डिग्री पर हमने थ्रो कर दिया, 90 डिग्री पर थ्रो कर दिया, तो ये जो मैक्सिमम हाइट आएगी, ये जो हाइट आएगी, ये हाइट रहेगी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है ना। पिछले क्लासेस में देखा था हमने रेक्टिलिनियर मोशन वाले चैप्टर में, ठीक है ना, यू स्क्वायर बाई 2g रहता है, ठीक है। तो ये नंबर हमारे दिमाग में होना चाहिए यू स्क्वायर बाई 2g, और मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाई जी है। तो ध्यान सुनना, यू स्क्वायर बाई 2g है और ये यू स्क्वायर बाई जी है, ठीक है ना। तो ये जो मैक्सिमम रेंज है डबल ऑफ दिस है, ठीक है। जैसे अगर हमसे बोला जाए कि एक आदमी 100 मीटर दूर पत्थर थ्रो कर लेते हैं या बॉल थ्रो कर लेते हैं, ठीक है ना। एक बॉल है, टेनिस बॉल है, उसको 100 मीटर दूर थ्रो कर सकते हैं मैक्सिमम। तो अगर ये मैक्सिमम 100 मीटर दूर थ्रो कर रहे हैं, तो सेम स्पीड से अगर वर्टिकल थ्रो करें, सेम स्पीड से अगर वर्टिकल थ्रो करें, तो मैक्सिमम कितना हाइट जाएगा अगर हमसे पूछा जाए, तो हम बोलेंगे हाफ ऑफ दिस, क्योंकि ये यू स्क्वायर बाई जी है, तो ये यू स्क्वायर बाई 2g है, ठीक है ना, हाफ ऑफ दिस है। तो ये इनकी वैल्यू का हाफ मैक्सिमम हाइट रहेगा अगर हम बात करें, ठीक है ना। ध्यान रखना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि 45 का मैक्सिमम, 45 के मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना। वर्टिकल अगर थ्रो करेंगे उसकी मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो हमें जो है क्या लिखना है अब, ये रहने दो, आप ये बनाओ कॉपी में अच्छे से, ये नंबर लिखना है आपको कॉपी में, और यहां पर यू स्क्वायर बाई 2g भी लिखना है हमें, ठीक है ना, यू स्क्वायर बाई 2g भी लिखना है हमें, इसको लिखो फास्ट। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। और टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट अगर हम बात करें, तो 90 डिग्री पर सबसे ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा, जिसका हाइट ज्यादा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे ज्यादा उनका रहेगा, और सबसे कम जो है 30 डिग्री वाले का रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, इसको भी लिख लेना। ये कुछ है, यहां पर 45 तो नहीं लग रहा है, ये अभी मैक्सिमम रेंज पर तो नहीं है ये, लेकिन जब ये 45 होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी, इतना हमें पता है, ठीक है ना। अभी ये लग रहा है 60 डिग्री वगैरह अप्रॉक्स एंगल है ये, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो यहां पर एक कोई पर्सन है या कोई पानी की, ये यहां कोई पानी, यहां कोई पानी की पाइप है, ठीक है ना, और एंगल डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल है। तो हमसे बोला जाए मैक्सिमम एरिया गेट वेटेड, मैक्सिमम एरिया कितना गीला हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो रेंज हम मानेंगे, रेंज रहेगा यू स्क्वायर बाई जी, और एरिया अगर हमें बताना है तो हम बोलेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर तो आ जाएगा पाई यू की पावर 4 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, जी स्क्वायर। ये मिल जाएगा मैक्सिमम एरिया गेट वेटेड, ठीक है। चलिए, ठीक है, जैसे एक साइड वॉल है, मान लो ये वॉल है, वर्टिकल वॉल है, और यहां पर पाइप है, अब मैक्सिमम एरिया गेट वेटेड, तो यहां पर हाफ ऑफ, ठीक है ना, सर्कल का एरिया मिल जाएगा। या फिर अगर किसी फील्ड के कॉर्नर पर हैं, किसी फील्ड के कॉर्नर पर है और मैक्सिमम एरिया गेट वेटेड, तो यहां पर मैक्सिमम एरिया गेट वेटेड में 1/4 ऑफ सर्कल आएगा, ये दिमाग में रखना है हमें, ठीक है ना। चलिए, अब हम देखते हैं वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u है, हॉरिजेंटल हो जाएगा u cos थीटा, और वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल इज u sin थीटा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आफ्टर टाइम t वेलोसिटी x में कितना रहेगा, सेम u cos थीटा, क्योंकि x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ही 0 है, ठीक है ना। अच्छा, y डायरेक्शन में क्या रहेगा, तो y डायरेक्शन में रहेगा u sin थीटा माइनस जी टी, ठीक है ना। तो अगर हमसे बोला जाए कि आफ्टर टाइम t वेलोसिटी वेक्टर बताओ, तो हम बोलेंगे u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर टाइम t, ठीक है। और ये डायग्राम बना लो पहले, इतना ये बना लो, फिर आगे लिखते हैं हम।
इसको अगर यहां अच्छे से लिख ले रहे हैं ना तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, इसे हम नहीं लिखेंगे, वी एक्स यू एक्स अलग से यहीं लिख ले वो आप अच्छे से। नेक्स्ट, अब हमें चाहिए स्पीड, तो मैक्सिमम ये स्पीड आफ्टर टाइम टी अगर हमसे पूछा जाए कितना है तो हम बोलेंगे रूट यू साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस यू सॉरी यू कॉस थीटा का स्क्वायर रहेगा, ये एक्स यू एक्स का स्क्वायर या वी एक्स का स्क्वायर यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर, ठीक है ना, ये स्पीड रहेगा आफ्टर टाइम टी। अच्छा, तो ये समझ रहे हैं हम। एक हाइट पर भी अगर हमें निकालना है, मान लो ये एच हाइट है, ध्यान समझना, एक पत्थर हमने यहां से थ्रो किया वर्टिकल डायरेक्शन में और इनकी स्पीड यू वाई है, यहां पर हाइट एच पर इनकी स्पीड क्या हो जाएगा, तो याद करो हमने बताया था शायद ये रेक्टिलिनियर मोशन में, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे उससे भी निकाल सकते हैं आप कि वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g h, ठीक है ना, और यू स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहां अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये स्पीड हो जाएगा वी वाई यहां पर, ठीक है। अच्छा, तो यहां का जो वी वाई है ये अगर हाइट के टर्म्स में लिखना है तो कितना हो जाएगा, यहां का वी वाई हाइट के टर्म्स में, तो हम बोलेंगे वी वाई इज इक्वल टू वही सेम लॉजिक यू साइन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, ठीक है ना, माइनस 2gh। अच्छा, x में वेलोसिटी यही है, y में वेलोसिटी ये है, तो नेट स्पीड कितना हो जाएगा, x में स्पीड ये है, y में स्पीड ये है, नेट स्पीड कितना हो जाएगा। तो ध्यान देखना, इन दोनों का अंडर रूट होल स्क्वायर कर देंगे, इनका और इनका, या एक सेकेंड, इनका और इनकी वैल्यू कितनी है ये लिखना आप अपनी कॉपी में, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी टी माइनस 2gh, ये मिल गया वी वाई, और वी एक्स कितना है, यू कॉस थीटा है। इन दोनों का अंडर रूट होल स्क्वायर करें, अगर हम इन दोनों का अंडर रूट होल स्क्वायर करें तो ध्यान देखना लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो लिख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखना। तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इनका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। ये दोनों टर्म केयरफुल होकर देखना, ये दोनों टर्म में यू स्क्वायर अगर कॉमन लें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, तो यहां पर आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो ये मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला मिला है हमें, ये फॉर्मूला इनके लिए भी करेक्ट है, इनके लिए भी करेक्ट है, ठीक है ना, जैसे यहां लगाते थे हम, ठीक है, तो यहां डायरेक्ट लगा सकते हैं हम, याद करो आप रेक्टिलिनियर में बताया था हमने यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये प्रोजेक्टाइल के लिए भी करेक्ट है, रेक्टिलिनियर के लिए भी करेक्ट है, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल और रेक्टिलिनियर दोनों के लिए करेक्ट है ये, ठीक है ना। जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे तब इसको पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन वगैरह से कैलकुलेट करके दिखाएंगे हम आपको, ये एनर्जी से रिलेटेड है, इस वजह से दोनों सेम आ रहा है आंसर, ठीक है। तो हमें यहां क्या लिखना है, हाँ जितना भी लिखा गया है वही लिखना है, यू एक्स 2 बार मत लिखना, यही इतना लिखो आप फास्ट। चलिए, तो याद रखना है इसको, ये सर्कल नहीं किया हमने लेकिन ये दिमाग में रखना है, हमें ये सब फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए, ठीक है ना। अब तो समझ में आ रहा होगा कि यू स्क्वायर माइनस 2gh जैसा लग रहा है ये कुछ, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला सब सेम ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहा है बस, ठीक है ना। अब ये नहीं कि ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं, सेम ही तो है, बस यू आई की वैल्यू यहां पुट कर दिया गया है बस, ठीक है। तो अब हम 11th क्लास में है, इतना दिमाग हमारा चलना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन देखना, बॉल इज एट सेम हाइट एट t is equal to 2 सेकंड एंड t is equal to 7 सेकंड फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड प्रोजेक्शन स्पीड इफ रेंज इज
80 मीटर। चलिए पहला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया, ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं, आप देखते चलना। टाइम ऑफ फ्लाइट तो आप बता दो ऐसे ही, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस, ठीक है ना, याद करो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T होता है, तो 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो मिल गया हमें कि 9 सेकेंड है, ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, इसका मतलब T इज इक्वल टू 2u/g मिल गया है हमें, ठीक है ना। तो 9 इज इक्वल टू 2u/y डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10 रख रहे हैं हम, ठीक है ना। तो u/y यहां से देखना ध्यान से कितना आ गया, u/y कितना मिल गया हमें, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5 यहां 45, तो u/y कितना मिल गया 45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। u/y मिल गया हमें 45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा फिर बोल रहे हैं फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मिल गया मैक्सिमम हाइट, तो गेस करो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, हमें u/y पता चल गया है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h max का फॉर्मूला हमने बताया u/y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g होता है, तो u/y स्क्वायर मीन्स 45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, तो यहां पर मिल जाएगा, इसको 45 इंटू 45 लिख सकते हैं, और 5 से अगर कट करें तो 5 2, 5 से इसको कट करें 5 9, ठीक है ना, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो 9 मल्टीप्लाई बाई 5 और 4, 9 इंटू 4 36 प्लस 4 40 डिवाइडेड बाई 4, कुछ ऐसा नंबर मिल जाएगा मीटर, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट मिल गया। फिर बोला गया प्रोजेक्शन स्पीड इफ रेंज इज दिस, इसमें थोड़ा टेक्निकल है, प्रोजेक्शन स्पीड इफ रेंज इज दिस, तो रेंज का एक फॉर्मूला हमें याद है, ठीक है ना, रेंज इज इक्वल टू ux मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ध्यान देखना, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में, ये नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, और ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया था 2 प्लस 3, 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9, तो यहां से हमें पता चल गया ux इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, 9 से डिवाइड कर देंगे उसमें, तो ux पता चल गया, और uy कितना था 45 अभी निकाला था हमने, ठीक है ना, दोनों पता चल गया, तो u कितना हो जाएगा, प्रोजेक्शन स्पीड कितना हो जाएगा, प्रोजेक्शन स्पीड इज अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, ठीक है ना। तो 20 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर कर देंगे, इसमें से 5 कॉमन ले रहे हैं, 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 कॉमन लेंगे तो 5 हटेगा तो 4 बन जाएगा, 4 इंटू 4 16, यहां पर 5 कॉमन लेंगे तो 9 बचेगा, और 9 इंटू 9 81, ठीक है ना, और 81 ये बना देंगे 7 9, चलिए परफेक्ट रूट तो नहीं मिल रहा है, दिस मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए तो इसको 10 मान सकते हैं, रूट 97 अप्रॉक्सीमेटली 10 ही होगा, ठीक है ना, 10 इंटू 5 50 के करीब स्पीड होगी, 50 से थोड़ी छोटी स्पीड होगी, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है हमें रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना, तो पॉज करके इसको सॉल्व करो फास्ट। यहां बेसिकली ux दे दिया गया हमें 20 मीटर पर सेकेंड, uy दिया गया हमें 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। थीटा वगैरह वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है इसमें, ठीक है ना, जो अलग से दो फॉर्मूले लिखाए गए सभी के, रेंज के भी दो, टाइम के भी दो, हाइट के भी दो, ठीक है ना, दूसरा वाला फॉर्मूला इसमें यूज करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, चलिए पहले रेंज देख लेते हैं हम, या रेंज पहले टाइम ऑफ फ्लाइट ही निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 2uy/g, तो 2uy/g, ये 0 0 कट जाएगा, 6 सेकेंड मिल जाएगा हमें आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है रेंज निकालना है हमें, तो रेंज क्या होता है याद करो, ux इंटू टी होता था, और ux कितना है 20 मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 6, तो रेंज कितना मिल जाएगा 120 मीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें ध्यान से, हाइट मैक्सिमम कितना रहेगा,
तो हम बोलेंगे यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो यू वाई का स्क्वायर कितना है, यू वाई स्क्वायर 30 इंटू 30, ठीक है ना, 90, ये 900 और डिवाइडेड बाई 2g, तो 0 0 गेट कैंसिल, 45 मीटर मिल जाएगा हमें ये रेंज, ठीक है ना। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, फाइंड टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी मेक्स 37 डिग्री विथ हॉरिजेंटल, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला यहां पर मैं लिखना भूल गया, ध्यान देखना। यहां पर ये एंगल अल्फा है ना, ये एंगल अल्फा है, तो इसका tan अल्फा अगर लिखना हो, वही जगह हो जहां पर ये पढ़ाया हमने, वही लिख लेना। tan अल्फा इज इक्वल टू यू वाई, ठीक है, अलग से लिखना है कहीं अच्छे से यहां, क्योंकि दो फॉर्मूला लिखना है हमें, ध्यान देखना। tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स, हम लिख सकते हैं u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा। एक तो ये फॉर्मूला है, और हाइट के टर्म्स में अगर हमें लिखना हो, हाइट के टर्म्स में, तो ये भी लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा। टाइम के रिस्पेक्ट में चाहिए तो ये यूज करेंगे, और हाइट वाला चाहिए तो ये यूज करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये भी दिमाग में चलना चाहिए, tan थीटा का फॉर्मूला, ठीक है ना। पॉज करके इसको लिख लो। चलिए, तो ये क्वेश्चन देखना, यहां पर पूछा गया कि ये एंगल जो है 37 कब हो जाएगा, ठीक है ना, ये एंगल 37 कब हो जाएगा, तो टाइम निकालना है हमें, ठीक है ना। तो इसका हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितना है, ध्यान देखना, 100 cos 37, cos 37 इज 3/5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 इंटू 360 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल कितना है, ध्यान देखना, वर्टिकल वेलोसिटी तो 100 साइन 37 इज ये साइन 53 यूज करना था हमें, cos 53 यही रहेगा, ठीक है। ये तो यहां पर आ जाएगा 4/5 और ये आ जाएंगे 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो हम लिख रहे हैं tan 37 इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई यू एक्स। और tan 37 की अगर वैल्यू रख दें यहीं पर डायरेक्टली ही हम, tan 37 होता है 3/4, ठीक है ना। ये 0 0 0 गेट कैंसल, ठीक है, और इसको 2 से कट कर रहे हैं, तो यहां 2 से कट करेंगे 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू 2 16 माइनस 2t, 2t उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 2t इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 4.5 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना। ये मिल जाएगा हमें टाइम, कितने टाइम बाद 37 एंगल ये बनाएंगे, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं हम। हाइट वाइट भी बता सकते हैं, कुछ भी वहां कैलकुलेट किया जा सकता है। यहां पूछ रहे हैं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ, ये एंगल बताना है थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा बताना है, ठीक है ना। तो ट्राई करो आप पॉज करके, कुछ दिमाग लगाओ, रेंज दिया गया है हमें, ठीक है ना, ट्राई करो इसको खुद से आप। चलिए आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया है। तो रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है ना। तो 20 से 20 कट गया ये, और g से ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहां आ जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो 2 थीटा की वैल्यू 60 भी करेक्ट है, ठीक है ना। थीटा 30 यहां से हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा आंसर। दूसरा 2 थीटा की वैल्यू 120 डिग्री भी है, मैथ्स अगर आप ध्यान से लगाएं तो 120 भी है। अदरवाइज अगर ये मैथ्स लगाना नहीं आ रहा है और आपका नीट है, मैथ्स नहीं समझ में आ रही है आपको, तो ये दिमाग में चलना चाहिए हमारे कि थीटा और 90 माइनस थीटा पर तो रेंज इक्वल ही होते हैं, और 90 माइनस 30 कर देंगे तो एक 60 आ जाएगा। तो यहां दो एंगल मिल रहे हैं, एक तो 60 एक 30।
तो हम अगर हमसे बोलेंगे कि मिनिमम एंगल तो 30 वाला बता देंगे, मैक्सिमम एंगल 60 बता देंगे, अदरवाइज बोथ आर करेक्ट। ठीक है ना, दोनों करेक्ट हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। ये क्वेश्चन देखना, फाइंड टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी बिकम नॉर्मल टू इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन। यहां पर कुछ एंगल पर थ्रो किया हमने, कितने टाइम बाद ये 90 डिग्री पर आ जाए दोनों। ठीक है ना, कितने टाइम बाद ये 90 डिग्री पर आ जाए। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर ध्यान से देखें ना, तो 50 मल्टीप्लाई बाई कॉस 53, कॉस 53 इज 3/5, ये बना देगा 30 मीटर पर सेकेंड। और वर्टिकल वेलोसिटी अगर ध्यान से कैलकुलेट करें इंटू 4/5 कर देंगे तो आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी पता है दोनों का। ठीक है, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी 30 आई कैप और प्लस ये मिल जाएंगे हमें 40 माइनस जी टी जे कैप, और यू वेक्टर है, यू वेक्टर है 30 आई प्लस 40 जे। अच्छा, अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद जो है वर्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां माइनस साइन लगाना चाहिए। अगर आपको ये डाउट आ रहा है तो ध्यान सुनना, जैसे ही ये टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ से ज्यादा होगा, ध्यान सुनना, जैसे ही ये टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ से ज्यादा होगा, ये क्वांटिटी खुद नेगेटिव बना देगा। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये 40 है तो यहां टाइम कितना हो जाएगा 4 सेकंड, यहां तक का 4 सेकंड हो जाएगा और टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड का है। तो जैसे टी की वैल्यू आप 40 से ज्यादा रखो ये खुद नेगेटिव दे देगा। तो आपको ये परेशान नहीं होना है कि यहां माइनस हम खुद लगा दें, तब तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये खुद ही माइनस साइन रिड्यूस कर देगा, टी की वैल्यू 40 से जैसे ज्यादा होगी 4 सेकंड से ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो ये 40 से बड़ा नंबर हो जाएगा और ये खुद नेगेटिव दे देगा, तो उसमें परेशान नहीं होना है। अच्छा, ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर होने चाहिए, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। वेक्टर वाली प्रॉपर्टी यूज कर लिया हमने यहां पर। ठीक है ना, तो दिस डॉट दिस इज इक्वल टू 0, एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, तो 30 इंटू 30 हो जाएगा और प्लस 40 इंटू दिस नंबर तो आ जाएगा 40 इंटू 40 माइनस 40 इंटू 10t इज इक्वल टू 0। अब जो है 0 0 0 0 0 0 कट गए और 4t इधर लेकर चले आओ, ये मिल जाएगा 16 प्लस 9 25 इज इक्वल टू 4t और t हो जाएगा ये। ठीक है ना, 25/4 सेकेंड आ जाएगा आंसर। कर लेंगे ऐसे। चलिए, तो यहां पर ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड in a direction making angle 60 degree with horizontal with vertical 60 degree with vertical, determine position after 1 second। ठीक है ना, velocity after 1 second। ठीक है, तो ध्यान रखना कभी कभी ये वर्टिकल से एंगल बता देंगे। ठीक है ना, तो जो भी डेरिवेशन हमने किया है सारा फेल कर जाएगा। ठीक है ना, तो डेरिवेशन में हॉरिजॉन्टल से एंगल है तो आप ध्यान से 30 डिग्री यूज करें फिर। ठीक है ना, अगर वर्टिकल से 60 है तो हॉरिजॉन्टल से 30 हो जाएगा, तो 30 यूज करना है एंगल। ठीक है, तो इसमें 1 सेकंड बाद इनकी पोजीशन चाहिए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसका एक काम करते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो 20 मीटर पर सेकंड है ये। ठीक है ना, 20 cos 60, 20 cos 60 कितना हो जाएगा। आप बोलोगे कॉस इसमें ये यूज क्यों कर रहे हैं, तो यहां पर ये एंगल ही दिया गया है ना 60 वर्टिकल के साथ। ठीक है, अदरवाइज आप 30 डिग्री से sin 30 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पर हो जाएगा ये 10 मीटर पर सेकेंड और ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा 10√3, 20 cos 30 मिल जाएगा हमें 10√3 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 10। और 1 सेकेंड बाद एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा u t 10√3 मीटर। y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y कोऑर्डिनेट ध्यान देखना, y डायरेक्शन में हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है।
ठीक है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है वाई डायरेक्शन में, तो यू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वाई डायरेक्शन वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यू वाई की वैल्यू कितनी है 10, टी माइनस, ठीक है ना, 10/2 5 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा कितना 5 मीटर। तो यहां पर कोऑर्डिनेट आ जाएगा कितना 10√3, समझ गए, ठीक है, ये लिख लो। नेक्स्ट वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के बाद वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में तो वही रहेगा 10√3, लेकिन वाई डायरेक्शन में बिना पेन यूज किए बताओ एक सेकेंड बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 माइनस जीटी, 10 माइनस जीटी करेंगे तो 0 आ जाएगा वाई डायरेक्शन का, तो स्पीड यही हो जाएगा। और वेलोसिटी वेक्टर चाहिए तो आप इसको आई कैप से लिख सकते हैं, और किसी मोमेंट पर चाहिए होता, मान लो 1.5 सेकंड पर चाहिए होता है तो हम लिख लेंगे, ठीक है ना, u माइनस जी टी, वाई डायरेक्शन का हो जाएगा, एक्स में यही रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। ध्यान रखना जब किसी टाइम किसी कोऑर्डिनेट अलग जो है इनिशियल फाइनल के अलावा कहीं या टॉप मोस्ट पॉइंट के अलावा कुछ कैलकुलेशन करना है तो बहुत आसान रहेगा कि आप कंपोनेंट से सॉल्व करें क्वेश्चन, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। assume that a ball is kicked at an angle 60 degree with horizontal, so if the horizontal component of velocity is this, ठीक है ना, determine its maximum height, ठीक है, its maximum height। चलिए ध्यान देखना, ये बॉल है और इसको जो है u से थ्रो किया गया, u नहीं दिया गया, थीटा 60 दिया गया है, और हॉरिजेंटल वेलोसिटी बता दिया है 19.6 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू 19.6, इसका मतलब u cos थीटा cos 60, u cos 60 हो गया, तो u कितना आ गया देखो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। या फिर एक काम करते हैं, हमें हाइट ही निकालना है ना, तो डायरेक्ट यू वाई ही निकाल लेते हैं, यू क्यों निकालें, हम यू वाई निकालते हैं। ध्यान देखना केयरफुल होकर, यू वाई हमने बताया था यू वाई डिवाइडेड बाई यू एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है ना, tan 60, तो यू वाई कितना हो जाएगा 19.6 मल्टीप्लाई बाई √3, ठीक है, ये मिल गया यू वाई, और हमें चाहिए मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट चाहिए था, तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगा यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ये मिल जाएगा हमें, इसका स्क्वायर 9.6 स्क्वायर, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 3, ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी, जी की वैल्यू वैसे तो यूज करना चाहिए हमें 10, ठीक है ना, लेकिन ये नंबर देखकर हमें लग रहा है यहां 9.8 यूज होगा, ठीक है, क्योंकि ये, चलिए 10 ही यूज करते हैं, जो भी आंसर आएगा यही आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 19.6 इंटू 19.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो इसको कट करें अगर हम तो 9 पॉइंट, ठीक है ना 8, हाँ ये जी अगर 9, ये 9.8 लिए होते तो ज्यादा अच्छा रहता कैलकुलेशन करना, इसको 9.8 ही रखते हैं, तो ये 9.8 से 9.8 कट जाएगा इजीली, ठीक है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू 6 8 1, और 9 इंटू 3 19 इंटू 3 57 हो जाएगा, प्लस 1 58 आ जाएगा मीटर, ठीक है ना, ये आ जाएगा मैक्सिमम हाइट। आई थिंक कैलकुलेशन तो करेक्ट है, ठीक है, ये मिल जाएगा हमें, क्वेश्चन कर लेंगे ऐसे। चलिए आगे चलते हैं हम। A stone is thrown with speed 10 meter per second at an angle 60. Find the height above the point of projection when, ठीक है ना, it is at a horizontal distance 3 meter from the thrown
ठीक है, थ्रोअर। चलिए ये भी आसान ही क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन इसमें कंपोनेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है ना, 10 दिया गया है, ये एंगल दिया गया है हमें कितना, 60 डिग्री। तो u cos 60, u cos 60 कितना हो जाएगा, u cos 60, तो 5 मीटर पर सेकेंड वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है ना, 5√3 u sin 60। ठीक है ना, 10 इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा 5√3। और x कोऑर्डिनेट हमने बताया था आपको, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। ठीक है ना, तो x बताया रखा इन्होंने 3 मीटर फ्रॉम द थ्रोअर x डायरेक्शन में, तो 3 इज इक्वल टू 5 इंटू टी, टी मिल गया हमें 3/5 सेकेंड। इस पर्टिकुलर मोमेंट पर हाइट चाहिए इनको। ठीक है ना, तो हाइट के लिए क्या कर सकते हैं हम, हाइट के लिए या मतलब y कोऑर्डिनेट चाहिए इन्हें, तो यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर 9/45, ये 25। ठीक है, तो ये 5 बना देगा और एक 5 से इसको 5 कट कर देंगे, तो ये 9/5 बन जाएगा। ये 5 से ये 5 कट हो गया, तो 3√3 माइनस 9/5। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करें हम, यही पॉइंट वगैरह में रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे उससे आप देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, और तो इसमें आई थिंक कुछ नहीं पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखना, फाइंड रेंज ऑफ एंगल फॉर विच एप्पल विल लैंड इनटू बोट। यहां पर 10 मीटर पर सेकंड से एप्पल थ्रो किया जा रहा है और एक बोट रखी गई है, मिनिमम पॉइंट 5√3 है और मैक्सिमम 9.6 है। ठीक है ना, और हमसे बोला जा रहा है यहां पर एंगल का रेंज कितना होगा। जैसे बहुत कम एंगल रखेंगे तो यहां आ जाएगा, और बढ़ाएंगे तो यहां जाएगा, और बढ़ाएंगे तो यहां जाएगा, और बढ़ाएंगे तो यहां जाएगा, इसमें आने लगेगा, और बढ़ाते गए बढ़ाते गए। ठीक है ना, एक ऐसा भी एंगल मिलेगा जिसके बाहर चला जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ाएंगे और यहां जाएगा 45, फिर से ये कम होना स्टार्ट होगा, तो हमें रेंज ऑफ एंगल चाहिए। ठीक है ना, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान देखना तो दिखेगा आपको। सॉल्व कर रहे हैं हम, आप देखते चलना। पहले हम इनके लिए रेंज इक्वल करते हैं, तो रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर, कहां गए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है ना, तो 10 से 10 कट गया और 5 कट होगा, यहां 2 बन जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 थीटा की वैल्यू मिल गई हमें कितना, 61 मिल गया है। थीटा इज इक्वल टू 30, तो थीटा 30 डिग्री पर यहां जा रहा है, ध्यान सुनना, 30 पर भी यहां जाएगा, केयरफुल होकर 60 पर भी यहां जाएगा, दो एंगल पर यहां जा रहा है। अभी हम रेंज लिखेंगे, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। फिर से रेंज ये है, इसको यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, जी हो गया 10, और यहां जो है ये कट गया और इसको 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो 9.6 डिवाइडेड बाई 10 अगर करें हम। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है सोच पाना आपके लिए, क्योंकि आप ये पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं। ये डेसिमल यहां से हटाएंगे, यहां 0, और इसको कट करेंगे तो 4 से अगर कट करें हम, ठीक है ना, तो 24 डिवाइडेड बाई ये मिल रहा है हमें 25। ये आपके लिए तो सोच पाना उतना क्या बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, हमने कई सारे क्वेश्चन किए हैं तो हमें दिमाग में आ रहा है ये, कि इसको लिखेंगे हम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 37 पर ये काम बन जाएगा हमारा, 37 या 53 पर, तो 3/5 इंटू 4/5, और ये दे देता है रिजल्ट। ठीक है ना, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, हो सकता है ये नंबर ना रहे, दूसरा नंबर रहे, जिससे और कैलकुलेशन आसान हो सके। ठीक है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये दे रखे हों, यहां पर क्वेश्चन में ही लिख दें। ठीक है ना, आईटी या आईटी में ही आएगा, ये जेई के लिए है, नीट के लिए तो नहीं था ये क्वेश्चन। ये साइन 2 थीटा की वैल्यू या साइन थीटा इज ये साइन 30
2 मल्टीप्लाई बाई 37, ये 74 इज इक्वल टू 24/25, ये लिख दें वो, ठीक है ना, समझ रहे हैं, ये हो सकता है लिखा हुआ है तभी ये क्वेश्चन पॉसिबल है, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन आप गेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 37 हमको दिख रहा है यहां पर, इसका मतलब ये हुआ कि 37 पर यहां जाएगा, ठीक है, 37 पर भी यहां जाएगा और 53 पर भी यहां जाएगा, ध्यान देखना 53 पर भी यहां जाएगा। अब केयरफुल होकर देखना क्या बोल रहे हैं हम। 0 डिग्री तो मतलब यही है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10, 20, 30 पर यहां पहुंच गए, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, उसके बाद 38 बाहर चले गए, 39, 40, 41, 42, 45 पर यहां है, फिर से कम हो रहा है, 46, 50, ठीक है ना, और 51, 52, 53 पर फिर से इसी में आ गए, फिर 54 यहां पर, 55, 56, 57, 58, 59, 60 डिग्री एंगल पर रेंज ये है, फिर 60 से 61 गए, फिर बाहर चले गए टोकरी के, मतलब ये बोर्ड के बाहर चले गए। तो हमसे बोला गया रेंज किस पर, यही इसी में आएंगे, तो ध्यान देखना रेंज क्या लिख रहे हैं, 30 से लेकर 37 ये रेंज रहेगा, और 53 से लेकर 60 ये रेंज रहेगा। तो दो रेंज के लिए एप्पल इन द बोर्ड, ठीक है ना, आ जाएंगे, बाकी के लिए आउट ऑफ द बोर्ड चले जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है, समझ में आ गया हो तो चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट ये देखना, फाइंड यूनिफॉर्म स्पीड u सो दैट फील्डर एबल टू कैच द बॉल नेग्लेक्ट हाइट ऑफ फील्डर। अच्छा, यहां से एक बॉल थ्रो किया गया 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना, और 25 मीटर पर एक फील्डर है, जैसे ही यहां से ये बैट्समैन हिट किए यहां पर, वैसे ही यहां से युवराज सिंह, ठीक है ना, युवराज सिंह यहां से दौड़ना स्टार्ट किए, इनको यहां पर कैच करना है बॉल को, ठीक है। तो इनके पास कितना टाइम है, जितना टाइम ये बॉल के पास है, ठीक है, इनको कितना डिस्टेंस मूव करना है, तो रेंज -45, ये 25, रेंज -25, तो पहले रेंज निकाल लेते हैं इसमें, तो रेंज आ जाएगा ये u स्क्वायर, सॉरी साइन 2 थीटा 45 है तो 91 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई g, तो यहां से आ गया रेंज इज इक्वल टू 40 मीटर, तो 40 मीटर तो ये डिस्टेंस है, 45 ये 25 माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा, 15 मीटर बच जाएगा, ठीक है ना। आप बोलोगे 15 ज्यादा है, तो ये डायग्राम गलत बना है, इनको यहां बनाना चाहिए था हमें, ठीक है ना। अच्छा, 15 मीटर इनको चलना है, कितने टाइम में चलना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जितने टाइम में बॉल यहां से यहां आएंगे उतने टाइम में ये फील्डर यहां से यहां आ जाए, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम देखें ध्यान से, t इज इक्वल टू 2u, ठीक है ना, साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, तो ये कट गया, √2 बना देगा इसको, ये आंसर आ जाएगा 2√2 सेकेंड। तो स्पीड क्या रहेगा इनका, फील्डर का स्पीड क्या रहेगा, तो 15 डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, यही आंसर है, समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था लेकिन ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये नीड में भी आ सकता है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही है, समझ रहे हैं ना, प्रोजेक्टाइल मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल अगर 0 मान के चलें तो लिख सकते हैं हम u वेक्टर t माइनस हाफ g वेक्टर t स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस g वेक्टर t स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है,
तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो है, ठीक है। ध्यान सुनना, अगर ग्रेविटी ना होता तो ये पत्थर स्ट्रेट जाते यहां तक। ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर है आफ्टर टाइम टी, यू वेक्टर इंटू टी, ठीक है। और जो ये वेक्टर है, ये वेक्टर, ये वेक्टर है हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ जी टी स्क्वायर, जी वेक्टर हाफ जी वेक्टर टी स्क्वायर, ये वेक्टर है डाउनवर्ड, समझ रहे हैं। और ये है पोजीशन वेक्टर, ये है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम है, ध्यान रखना, ठीक है ना, इन दोनों वेक्टर्स के सम है ये, ठीक है ना। जैसे अगर हमसे पूछ लें कि एक सेकंड बाद बताओ ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, हाफ जी टी स्क्वायर हाफ जी वन स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना रहेगा, तो हम बोलेंगे हाफ जी, ये 2 सेकंड बाद मान लो, तो हाफ जी टू स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। ये थोड़ा दिमाग में रखना, ये जो डिस्टेंस होता है वर्टिकल डिस्टेंस, इस पाथ से जितना डेविएट किए हैं ये वर्टिकल डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो ये वर्टिकल डिस्टेंस निकाला जा सकता है, दैट इज हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। ये दिमाग में रखना, कहीं कहीं क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस पर बेस्ड, क्योंकि अच्छी बुक्स में ये दिया है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना आप अपने। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, a small body is thrown at angle with horizontal, ठीक है ना, with initial velocity u naught, neglect the air drag, find displacement of the body as function of time, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हमें निकालना है तो यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही, ठीक है ना, जो भी है ये v नॉट वेक्टर है अगर, ठीक है ना, v नॉट वेक्टर t प्लस हाफ, ठीक है, g वेक्टर टी स्क्वायर, ठीक है। ये जे कैप में रहेंगे और ये आई जे में रहेंगे, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेग्लेक्ट द एयर ड्रैग, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, हो गया। और मीन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, ओवर फर्स्ट टी सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट ये रहा, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी इसमें टाइम से डिवाइड कर दो, तो v वेक्टर एवरेज इज इक्वल टू u वेक्टर, मतलब v वेक्टर जो इन्होंने वैसे तो v नॉट बोला था, v नॉट लिखना चाहिए हमें, v नॉट वेक्टर और प्लस हाफ g वेक्टर t, ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, समझ रहे हैं ना, फर्स्ट टी सेकेंड के लिए ये मिल जाएगा, इसमें यही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अभी ये क्वेश्चन देखना, फाइंड टाइम एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, केवल जेई के लिए है ये, ठीक है ना, नीट के लिए नहीं है ये, ठीक है, पहले बताया जा रहा है। तो इसमें हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। तो किसी भी टाइम टी पर इनका कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर हमसे पूछा जाए, ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा u cos थीटा, ठीक है ना, इंटू टी कॉमा u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये कोऑर्डिनेट रहेगा। ये आई कैप और ये जे कैप में लिख देंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी के लिए अगर हम बात करें, जैसा अभी देखा था हमने, एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम कर देंगे, मिल जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा u cos थीटा आई कैप प्लस इसमें t से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू, टी स्क्वायर गायब हो जाएगा और जे कैप, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हम बात करें, v इंस्टेंटेनियस कितना रहेगा, v वेक्टर इंस्टेंटेनियस, तो u cos थीटा प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी रहेगा, जे कैप, ये इंस्टेंटेनियस रहेगा और ये एवरेज है। हमें बताना है वो टाइम जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो इनका मैग्नीट्यूड देखना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, बाकी कुछ है नहीं क्वेश्चन में। इनका स्क्वायर, ठीक है ना, और इनके स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर मिल जाएगा हमें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस, ठीक है ना, 2u 2ab होता है तो 2u साइन थीटा और जी टी, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है उनका मैग्नीट्यूड लिखना, ठीक है ना, ध्यान देखना। इसका स्क्वायर तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इनका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ध्यान से, ठीक है ना, और माइनस 2 कट जाए, 2ab में 2 कट जाएगा तो u साइन थीटा इंटू जी टी आ जाएगा। स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, ठीक है ना, तो अंडर रूट हम हटा दे रहे हैं, अब अंडर रूट हमने हटा दिया, ठीक है। अच्छा, ये टर्म कैंसिल कर लिया आपस में, ठीक है, और ये टर्म कैंसिल कर लिया आपस में, ठीक है, और इसके बाद जो बच रहा है उसको हम रीअरेंज करते हैं। ये 1/4 है और ये 1 है तो इसको उधर ले चलते हैं तो आ जाएगा 3/4 जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और इसको इधर लाते हैं हम तो 2 है इसमें 1 है, ठीक है ना, तो u साइन थीटा जी टी आ जाएगा, ठीक है। टी से एक टी कट गया, हमें टाइम ही बताना था, ठीक है ना, और ठीक है, तो मिल गया आंसर, दिस इज इक्वल टू 4u साइन थीटा, एक जी से जी भी कट जाएगा, डिवाइडेड बाई सिंगल जी और 3 भी रहेगा इसका, बस यही आंसर है, ठीक है ना। थीटा के टर्म्स में आ रहा है, थीटा के टर्म्स में ही रहेगा ये, समझ गए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, फाइंड मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा मैक्स फॉर विच डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है, ये भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, केवल एडवांस के लिए है ये भी, ठीक है ना, ध्यान देखना। जैसे बहुत कम एंगल रहता है तो रेंज हमेशा, ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा बढ़ता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा बढ़ता है, ठीक है ना, एंगल और बढ़ाते हैं तब भी बढ़ता है, लेकिन एंगल अगर लार्ज हो गया तो ध्यान देखना यहां डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है मैक्सिमम तक, फिर ये लेंथ कम होने लगी, ध्यान देखना ये लेंथ कम होने लगी, ठीक है ना, तो वो मैक्सिमम एंगल बताना है जिस पर रेंज, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ ही रहा हो, ठीक है ना, वो मैक्सिमम एंगल बताना है जिस पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा हो, ठीक है। तो पहले यहां डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है कितना, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट होल स्क्वायर रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट अभी देखा हमने u, इनका एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा u cos थीटा t, y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। वाई स्क्वायर करेंगे यहां पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से करना है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी की पावर 4, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 4, 2ab वाला टर्म अब यूज करेंगे तो 2 कट जाएगा, आ जाएगा माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर क्या, टी क्यूब आ जाएगा क्योंकि ये भी टी है तो टी क्यूब आ जाएगा यहां, ठीक है। अच्छा, हमें बताना है, ठीक है वही लिखा है, हमें बताना है कि ये वाली वैल्यू जो है, जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है, ये हमेशा बढ़े, ठीक है ना, उसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो केयरफुल होकर देखना, इनको और इनको देखो ध्यान से पहले, तो यू स्क्वायर टी स्क्वायर, यू स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वैल्यू बना देगा 1, तो इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं, डी की वैल्यू मिल रही है हमें अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस
जी स्क्वायर टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 और माइनस यहां पर मिल रहा है हमें u साइन थीटा जी टी क्यूब, ठीक है ना। और हमें इसमें बताना है थीटा फॉर विच दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो ये फंक्शन अगर इंक्रीज होगा तो इसका स्क्वायर भी इंक्रीज होगा, तो हम डी स्क्वायर इंक्रीजिंग प्रूफ करने वाले हैं, निकालने वाले हैं कि डी स्क्वायर कब इंक्रीजिंग रहेगा किस थीटा के लिए, ठीक है ना। डी स्क्वायर की वैल्यू किसी भी टाइम पर इंक्रीजिंग है, मतलब डी स्क्वायर हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीजिंग है, तो डी ऑफ डी स्क्वायर बाई डी टी ग्रेटर देन जीरो होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग है। इसको टाइम रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते करके ग्रेटर देन जीरो करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा यू स्क्वायर टू टी, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 कट जाएगा और मिल जाएगा हमें प्लस जी स्क्वायर टी की पावर 3, और यहां पर मिल जाएगा -3 यू साइन थीटा जी टी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। ये जो रिजल्ट मिल रहा है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, किसी भी टाइम के लिए ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करें, अगर हम एक टी कट कर दें तो यहां बन जाएगा टी स्क्वायर और यहां पर एक सिंगल टी बन जाएगा, और इसको पहले लिख रहे हैं जी टी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक हमको मिल रहा है, ध्यान से अगर देखें आप तो -3 यू साइन थीटा जी टी और +2u स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका रिजल्ट ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो पर तो कोई सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, याद हो तो, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक अगर मैथ से आपका, तो आपको दिमाग में होगा आपके कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब ग्रेटर देन जीरो रहता है तो कोई रिजल्ट मिलता ही नहीं, तो वहां पर बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू लेस देन जीरो होती है, ठीक है ना। इनकी वैल्यू जब लेस देन जीरो करेंगे हम, और बी स्क्वायर यहां से हम देखें ध्यान से तो बी स्क्वायर की वैल्यू दिख रहा है हमें 9 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जी स्क्वायर -4 ए, ध्यान से ए सी है 2 इंटू यू स्क्वायर, ठीक है ना, लेस देन जीरो। तो यहां से यू स्क्वायर कट गया, एक तरह से बाहर हट ही गया है, और जी से एक जी कट गया है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर देखें हम, साइन स्क्वायर थीटा इसको इधर ले आओ तो ये इधर आ जाएगा कितना, लेस देन 4, ये 4 और 2 8 बना देंगे, और यहां पर डिवाइडेड बाई 9 आ रहा है, ठीक है ना। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं, ये जी स्क्वायर कैसे आ जा रहा है, जी आना चाहिए था यहां। कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ हुई, यहाँ जी स्क्वायर था, ये जी स्क्वायर यहाँ नहीं लिखा हमने, ठीक है ना। अब सही आ जाएगा रिजल्ट। चलिए, तो ये जो है यहाँ जी स्क्वायर रहता, तो जी स्क्वायर से जी स्क्वायर पूरा कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दिस मिल जाएगी, और साइन थीटा की वैल्यू जो है साइन थीटा लेस देन √8/9 आ जाएगा, साइन थीटा लेस देन, ठीक है ना, 2√2/3 आ जाएगा, और थीटा लेस देन रहेगा साइन इनवर्स ऑफ दिस, समझ रहे हैं। ये मिल जाएगा क्वेश्चन। ये वैसे टफ क्वेश्चन है, बहुत ही रेयर आएगा, एक आध बार शायद आया था कभी बहुत पहले, ठीक है ना। लेकिन कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए, बस ये था दिमाग में, कैलकुलेशन आनी चाहिए बस हमें, ठीक है। आज के लिए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर।